नमस्कार, जागो जनमत में आपका स्वागत। मैं हूं सुरक्षा। आज हमारे साथ शख्सियत मौजूद है बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव हरीश कुमार लहरी। आपका स्वागत हरीश कुमार लहरी जी हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले मुद्दों की बात करें तो क्या मुद्दे हैं जिन्हें आपको लगता है कि हमें उठाने चाहिए, क्योंकि कई बहुजन समाज जो पार्टी है कई क्षेत्रों में नजर नहीं आती है। बहुजन समाज पार्टी राजनीति पार्टी तो है ही, परंतु ये एक विचारधारा वाली पार्टी, इसकी खुद की आइडियोलॉजी है। हम समाज के वो तिरस्कृत वर्ग को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, हम उसके उत्थान के लिए, उनकी आवाज उठाने के लिए ही पार्टी में आए हैं। अभी ऐसे कितने मुद्दे रहे जिनकी आवाज आपने पहुंचाई? अभी हमने कुछ राष्ट्रीय मुद्दे थे, जैसे 2018 या 19 की बात है, हमारे लोगों को, युवा लोगों को गलत केस में फंसा दिया। उन लोगों का भविष्य अंधकार में हो गया। हमारी पार्टी की जो सुप्रीमो है, उनका आदेश है कि हम कोई किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन नहीं करें, ईमेल के मार्फत ही हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं। हम सरकार के साथ हैं, सरकार को सहयोग भी करते हैं, परंतु हमने आग्रह किया था जो मुकदमे आपने ले रखे हैं नाजायज, उनको वापस लें। उस दिशा में इन्होंने, मुख्यमंत्री राजस्थान ने आश्वासन तो दिया लेकिन अमल नहीं किया, जबकि मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय ने तुरंत वो केस वापस ले लिया। लेकिन लगता है कि कोरोना महामारी में जहां लोकल मुद्दे आपको उठाना चाहिए, पीड़ित लोगों तक आपकी आवाज जानी चाहिए, ऐसे में आप राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर अभी तक बैठे हुए हैं। आपकी बात सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अब स्थानीय जो समस्याएं हैं, अभी कोरोना के काल में हम आए दिन देख रहे हैं अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। हालांकि ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की दिशा में जो भी यहाँ का प्रशासन है, लोकल प्रशासन है, यहाँ के राजनेता हैं, उन्होंने बहुत रुचि दिखाई है और व्यवस्था अब ट्रैक पर आ गई है। इसके लिए तो हम हर उस ऑफिसर का, उस वर्ग का, उस संस्थान के शुक्रगुजार हैं जिनके सहयोग से ये काम अच्छा हो रहा है और मरीजों की जो मृत्यु दर में उसमें कमी भी आ रही है। लेकिन सवाल ये होता है कि चुनाव में ही प्रदेश में बसपा कुछ ही क्षेत्रों में नजर आती है। जैसे लोकल ही मुद्दों की बात करें तो इन मुद्दों को उठाने के लिए आप के जो क्षेत्र हैं वो गौण हो जाते हैं। सही है, हम आपकी बात से सहमत हैं। हम में भी बहुत कुछ कमियां हैं। उन कमियों को देखते हुए हमारे जो प्रदेश स्तर की जो कमेटी है, उन्होंने निर्णय लिया है और मुझे प्रदेश महासचिव बनाया है। हमने संगठन को मजबूत करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि संगठन का अपना कोई स्थान हो बैठने उठने की, कार्यालय की, जो हमने बनाया है। जवाहर नगर थाने के सामने इंद्र विहार में ऑफिस है, जोन कार्यालय, सारी सुविधाएं वहाँ हैं। वहाँ पर हम इकट्ठे होते हैं, चर्चा करते हैं किसी मुद्दे पे। वो एक अच्छा मंच है। चूँकि अभी कोरोना काल है, सरकारी निर्देश हैं, लॉकडाउन है, उसकी पालना की जाए, अनावश्यक रूप से इधर उधर नहीं जाए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें। इन सब की पालना करते हुए हम कुछ करना चाहें तो दिक्कत भरा है, परंतु फिर भी हम जनता जनार्दन के साथ हैं। उनकी पीड़ा से हम भी पीड़ित हैं। हमसे जितना भी बन पाएगा, व्यक्तिगत रूप से तो है ही है, पार्टी के रूप से भी हम हमारे सुप्रीमो को आगाह करवाते रहते हैं कि यहाँ ऐसी व्यवस्था है। सर, बसपा के जितने जो विधायक हैं सत्ताधारी दल से हाथ मिला लेते हैं, आगे ऐसा नहीं हो उसको लेकर पार्टी की किस तरह की रणनीति चल रही है? बहुत अच्छा प्रश्न किया। हम इस चीज से खुद भी ग्रसित हैं। जो हमारे 6 विधायक हैं, जिनको वर्तमान सरकार और वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय ने एक तरह से सीधे सीधे बोलूं खरीद रखा है और उनको किडनैप कर रखा है। हालांकि उस दिशा में उनकी सदस्यता समाप्त हो, निरस्त हो, हमने सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट से नोटिस उनको सर्व हो गए हैं, 3 व्यक्ति को सर्व हो गए, लेकिन 3 लोगों ने लेने से इनकार किया।
हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं हमारे अभिभाषक से कि हम उन नोटिस को सार्वजनिक करें अखबारों के माध्यम से, जो राष्ट्रीय स्तर का हो और प्रदेश स्तर का हो। उस दिशा में कार्रवाई हमारे प्रदेश कार्यालय जयपुर से की जा रही है और निश्चय ही वो सब होने के बाद हमें पूरा यकीन है न्यायालय पे, न्याय व्यवस्था पे उनका जो फैसला होगा सही होगा। और इन लोगों का दूसरी पार्टी में जाना ये पूरी तरह से दल विरोधी कानूनों के विरुद्ध है। लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं नाराजगी भी झेलनी पड़ेगी, उसके लिए किस तरह से तैयार है? नाराजगी का जहाँ तक सवाल है, जो लोग गए हैं उन लोगों ने कभी एक बार भी हमारे प्रदेश स्तर के कमेटी से वार्ता नहीं करी कि हमारे साथ ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। वो हमें तो पता तब चला जब सब कुछ हो गया। फिर भी हमारा उन लोगों से यही है आग्रह कि कहीं सरकार क्या नाम है न्यायालय के आदेश से आपकी सदस्यता निरस्त हो जाए, उससे पहले वापस आप अपने घर लौट आए, अपनी पार्टी में वापस आ जाए। और मैं ये भी बता दूं, अगर उनका जमीर जिंदा है, अगर वो आते हैं तो ये वर्तमान जो सरकार है, गहलोत सरकार, इनको पता चल जाएगा, ये सड़क पे आ जाएंगे। हमारे 6 मायने रखते हैं, जबकि हम लोगों ने इनको समर्थन उस समय से दे दिया था जब ये इन्होंने सरकार बनाई थी। कोई शर्त नहीं रखी थी, हमने बिना किसी शर्त के समर्थन दिया था। तो कम से कम हम लोगों के साथ, हमारी पार्टी के साथ उनको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। किसी भी सूरत में उनका व्यवहार सही नहीं है, सराहनीय नहीं है, निंदनीय है। हाड़ौती में पार्टी को मजबूत करने के लिए आपकी अब रणनीति क्या रहेगी? हमारी रणनीति पहले भी जो रही है विचारधाराओं की है। हम लोगों जन जन तक जा करके बहुजन समाज की विचारधारा से लोगों को परिचय कराएंगे, उनको बताएंगे, ताकि फिर भविष्य में कोई व्यक्ति एक बार हमारा मिशनरीज हो जाए, जिनको बाबा साहब की पूरी जीवनी का पता चल जाए, बाबा साहब ने कितनी कितनी परेशानियां झेल करके संविधान लिखा है और उसके पीछे क्या था। वो दबे कुचले समाज को ऊंचा उठाना चाह रहे थे। हालांकि जो संविधान उन्होंने लिखा है उस संविधान में प्रत्येक वर्ग के लोगों को उन्होंने दिया ही है, लिया किसी से कुछ भी नहीं है। वो बाबा साहब ने एक हथियार दिया था शिक्षा का, कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उन्होंने खुद ने शिक्षित रहने की दिशा में इतना अध्ययन किया है कि जहाँ तक मेरी नॉलेज है आज की तारीख में उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति नहीं है। और शिक्षा का अधिकार वो अधिकार है, वो वेपन है, उसमें कभी जंग नहीं लगता है और कभी वो वोट भी नहीं होता है। इस चीज़ को समझना होगा, हमारे गरीब तबके के लोगों को समझना होगा कि वो अपने बच्चों को, बच्चियों को स्कूल भेजें, पढ़ाएं, शिक्षित करें। शिक्षित व्यक्ति कभी बरगला नहीं सकता, शिक्षित व्यक्ति को कोई गुमराह नहीं कर सकता है। तो लगता है पहले समाज को मजबूत करना होगा। जी, पहले समाज को मजबूत करना पड़ेगा। और समाज का दायरा जो देखिए बहुजन समाज है। कई लोगों की धारणा है ये SC/ST तक ही सीमित है, गलत धारणा है। आज हमारी सुप्रीमो के जो राइट हैंड है और भी वो है, वो सचिव मिश्रा जी हैं, वो तो नहीं है। हम समाज के किसी भी जाति वर्ग के उस वर्ग का उत्थान चाहते हैं जो आर्थिक रूप से ग्रसित है, सामाजिक रूप से ग्रसित है, उसको उसी समाज ने तिरस्कृत कर रखा है। उनके पास कुछ साधन नहीं है अपने जीवन यापन के, हमारी मदद उनको उठाने के लिए। 2023 के विधानसभा जो चुनाव होंगे उसमें किस तरह से आपकी तैयारी रहेगी? लोग आपसे क्यों जुड़े, इसके लिए क्या करेंगे आप? आपका अंतिम प्रश्न बहुत कंक्लूजन वाला है। 2023 के चुनाव में हम सभी विधानसभाओं से अपने कैंडिडेट लड़ाएंगे। वर्तमान स्थितियों में हमने जायजा लिया है। हम जाते हैं गांव-गांव, कहीं और विधानसभाओं से लोगों से मिलते हैं, उनकी राय जानने की चेष्टा करते हैं। तो कई लोग ये कहते हैं कि यार कांग्रेस को खत्म करने में आपको कुछ भी नहीं करना। हमें कहते लोग आपको कुछ नहीं करना है, वो तो वैसे ही खत्म हो गए, उनको तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने निपटा ही दिया है।
तो फिर आपसे हाँ, कहते हैं हाँ, आपने दो बातें कही है यहाँ हाँ, पर कि कांग्रेस को खत्म करने के लिए कुछ नहीं करना, हाँ, तो क्या आप बीजेपी के कार्यक्रम से सहमत हैं? नहीं, मेरा जो प्रश्न पूरा नहीं हुआ था कि कांग्रेस तो खुद निमट चुकी है, समाप्त हो चुकी है। अब रही बीजेपी की, तो बीजेपी ने जितने वादे किए हैं सारे वादे सिर्फ खोखले साबित हुए हैं, धरातल पे नहीं हुए उतरे हैं, और कभी भी वो अपने कहने पर वो वादे पूरे नहीं किए हैं। बीजेपी स्वयं अपने ही कर्मों से जाने वाली है और जाएगी, उसे कोई नहीं रोक सकता है। अब जनता जनार्दन के सामने विकल्प जो है वो एकमात्र विकल्प है, वो है बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। लोगों की आस्था है। हमने भी वार्ड चुनाव में देखा है कि जब हम प्रचार में जाते थे किसी के समर्थन में, तो गलियों से लोगों की के मुंह से हमने सुना है, चलो हाथी आया, हाथी आया। एक तीसरा विकल्प तो आया। वो कहते हैं हमारे पास विकल्प ही नहीं है, स्थानीय विकल्प से काम नहीं चलेगा, अब राष्ट्रीय विकल्प चाहिए, और राष्ट्रीय विकल्प बहुजन समाज पार्टी है। और बहन जी जो हमारी सुप्रीमो है, बहन मायावती जी, वो उत्तर प्रदेश से हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। आज अगर उत्तर प्रदेश की सीमाओं को देखते हुए अगर देश बना दिया जाए, तो जहाँ तक मेरी जो नॉलेज है उस हिसाब से कह सकता हूँ इस दुनिया में चौथा पांचवा देश बन सकता है। इतना बड़ा क्षेत्र है, वो इतने बड़े क्षेत्र की मुख्यमंत्री आज डिजर्व करती हैं वो भारत की भावी प्रधानमंत्री हों। बहुत उम्मीद है बहुजन समाज के लोगों को, वो अगर प्रधानमंत्री बनती हैं तो देश का विकास निश्चित होगा। क्या लगता है ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिसको आप देखते हैं कि हमारी पार्टी हल करेगी? सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि जो आए दिन वस्तुओं के मूल्यों में इजाफा हो रहा है उस पर कंट्रोल किया जाए, और शिक्षा बढ़ी है, शिक्षित लोग सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं, उनके लिए हमें सबसे पहले और ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। स्थानीय जो भी उद्योग है उनको भी बाध्य करेंगे कि इनको आवश्यक रूप से सेवाओं में ले। हम निजीकरण के विरुद्ध रहेंगे, इस बात में आप खुलासा करूँ। हम राष्ट्र पे और राष्ट्रीय नीतियों पे पूरी आस्था रखते हैं, सरकारी तंत्र में आस्था रखते हैं। जो भी बेरोजगार लोग हैं उनको सबसे पहले सरकार अपना राजधर्म निभाए, उनको उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें पद पर ले, उनकी वैकेंसियां भरे। आज जो कोरोना काल में जो इतनी मौतें हो रही हैं, लोगों को परेशानी, वो भी तो यही कारण है कि हमने अभी तक रोजगार देने के नाम पे 0/0 बच्चे पढ़ लिख करके निकल रहे हैं, लेकिन उनकी उम्मीदों पे पानी फिर रहा है, वो मानसिक रूप से भी ग्रसित हो रहे हैं। हम क्या करें, हम क्या नहीं करें। इस ओर केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार भी ऐसा लग रहा है कान में तेल डाल करके पड़ी हुई है।